नमस्कार दोस्तों। जहाँ हमने कल कमलेश्वर की एक कहानी जिसका नाम है दिल्ली में एक मौत पड़ी थी, आज हम उस कहानी के लेखक कमलेश्वर के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। लेखक के बारे में जानेंगे, उसका कर्तृत्व व्यक्तित्व कैसा था, और उसके बाद हम थोड़ी सी उस समय की परिस्थितियों के बारे में जानेंगे कि ये लेखक किस समय लिख रहे थे और उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी। और उसके बाद में दिल्ली में एक मौत की संवेदना पक्ष पर चर्चा करेंगे। थोड़ी सी उस कहानी की समीक्षा रूप में देखेंगे। ठीक है। जो कमलेश्वर है उनका जन्म 6 जनवरी 1932 को हुआ था, और जो 27 जनवरी को 2007 को ये इस दुनिया से अलविदा किया गया। ठीक है। और कमलेश्वर की गिनती है जो उस समय के जो 20वीं शताब्दी के जो लेखक हैं, महत्वपूर्ण लेखक हैं, उन लेखकों में कमलेश्वर की चर्चा बड़े आदर के साथ की जाती है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ गंभीर साहित्य वगैरह नहीं लिखा, कि सिर्फ गंभीर साहित्य ही नहीं है, इन्होंने कई सारी साहित्यिक विधाओं में भी अपना कौशल दिखाया है। इन्होंने उपन्यास लिखे, पत्रकारिता लिखी, मतलब उपन्यास लिखे, पत्रकारिता में काम किया, ये पत्रकार रह चुके हैं। इन्होंने जो अखबार में एक संपादकीय पृष्ठ के आस में एक वो कॉलम आता है, स्तंभ लेखन जिसे कहते हैं, यानी कि एक लेखक के अपने विचार वहाँ पे प्रदर्शित किए जाते हैं, लेखक अपने विचार वहाँ पे, और वो जो स्तंभ लेखन होता है वो कुछ समय अंतराल के अंतर्गत लिखा जाता है। या तो रोज़ वो कॉलम स्तंभ लिखा जाएगा, या फिर 2 दिन छोड़ के, फिर 1 दिन छोड़ के, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो उसको स्तंभ लेखन कहते हैं कि एक लेखक का रोज़ का वहाँ पे स्तंभ आता है, कॉलम आता है। जैसे आप राजस्थान पत्रिका वगैरह में देखोगे तो एक महासमर नाम से एक स्तंभ आ रहा होगा, कॉलम स्तंभ। और कई ऐसे दैनिक भास्कर में भी आते हैं, जैसे रघुराम राजन का आता है, एक मैनेजर फंडा, और एक उनका भी आता है जो मूवीज़ पे लिखते हैं। तो ऐसे एक स्तंभ कॉलम आते हैं, उन्होंने वो भी लिखे। इन्होंने कई सारी फिल्मों की कहानियाँ लिखी, और उन कहानियों पर फिल्में बनी हैं, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, जैसे आंधी है, रजनीगंधा है। ये फिल्में काफ़ी उस समय की पॉपुलर फिल्में रही, जिससे आज के समय में वापस ये हो रहा है कि जो फिल्में हैं वो कह रहे हैं उनके लिए उपन्यास और कहानियों के लिए लेखक जो डायरेक्टर है वो उपन्यास और कहानियों के लिए ढूंढ रहे हैं अब। मतलब उनको चाहिए कि जो साहित्यिक विधा से लिखी गई है। और बीच में क्या हुआ था कि जो लेखक वगैरह थे उनकी कहानियों से न लेकर कुछ राइटर को बैठा दिया गया, और जैसे सलमान खान की फिल्म बनानी है तो सलमान खान की फिल्म में क्या होगा, तो क्योंकि ट्यूबलाइट वगैरह ऐसी फिल्में जो कुछ देखने लायक नहीं होती, वैसी फिल्में भी बस बना दी जाती थी। तो अब वापस जब वो फिल्में नहीं चलने लगी, लोग जो आदमी हैं, जो दर्शक वर्ग है, वो कह रहा है कि हमें तो भैया इसमें थोड़ा गंभीर चाहिए, वैसे हल्की टाइम पास वाली फिल्में नहीं चाहिए, हमें लगे कि उसमें कुछ कहानी है जो हमको अंदर से झकझोर दे, ऐसी कहानियों की फिल्में बननी चाहिए। और जब वैसी फिल्में बनती हैं तो लेखक जो दर्शक वर्ग है वो देखने लगता है, तब उनको लगता है कि अब कहानियों का थोड़ा रुख चेंज करना पड़ेगा, इसलिए वो उस तरफ अब बढ़ रहे हैं कि साहित्यकार और उनकी कहानियों के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है। इन्होंने कई सारी उस समय की, जब ये भी उस समय काल चला था जब लेखकों की कहानियाँ वगैरह अच्छी लिखती थी, और उस पर चर्चा की जाती थी। ठीक है। इन्होंने फिल्मों की कहानियाँ लिखने के अलावा भी और कई सारा गंभीर चिंतन जो साहित्य है जिसमें अपने विचार लेखक ने प्रस्तुत किए हैं, जैसे निबंध तरीके के और आलोचना टाइप की, इसमें वो भी किए, और काफ़ी उम्दा साहित्य लिखा है। इसलिए इनके जो 20वीं शताब्दी है, यानी 1900 से लेके 2000 तक जो 20वीं शताब्दी कही जाती है, उसमें इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, और कई बड़े लेखों में इनकी गिनती होती है। और इनके जो कई तरह के जैसे उपन्यास है, इनका एक कितने पाकिस्तान, ये इनके पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान के विभाजन पर लिखा गया बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। कल उससे पहले अपने अमृतसर आगे कहानी के अंदर देखा था भीष्म साहनी का जो उपन्यास है तमस, वो भी
भारत पाकिस्तान के ऊपर लिखा, विभाजन के ऊपर लिखा गया है, और ये भी भारत पाकिस्तान के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। ठीक है। और दूसरी एक फिल्म है जिसकी पटकथा इन्होंने लिखी थी, आंधी नाम से फिल्म है, जो भारतीय राजनीति का चेहरा दिखाती है। मतलब इस पे जो उस समय की राजनीति थी या फिर जो आज की राजनीति है उसका भी चेहरा देखने को आपको उसमें फिल्म में देखने को मिल जाएगा कि कैसे नेता नेता वगैरह सिर्फ अपना घर भरने के चक्कर में रहते हैं और लोगों के वो नहीं देखते हैं। कमलेश्वर का काम है जो मानक तौर पर देखा जा सकता है, उन्होंने कई सारे मुंबई में टीवी पत्रकारिता की है, यानी कि जो टीवी पे जो एंकरिंग वगैरह आती है उसमें लेखक कार्य जो होता है वो भी कई सारी की है। उसके अलावा इन्होंने कई सारे टीवी सीरियल वगैरह भी लिखे हैं इन्होंने। ठीक है। और एक ये कामगार विश्व नाम से कार्यक्रम में उन्होंने गरीब बुजुर्गों की पीड़ा उनके दुनिया को आवाज़ दी। एक इन्होंने नाटक या फिर उनका एक धारावाहिक या फिर क्या कह सकते कार्यक्रम चला था कामगार विश्व, उसके अंदर उन्होंने गरीब और मजदूरों की पीड़ा और उनको आवाज़ दी। ठीक है। और कमलेश्वर के अनेक कहानियों का उर्दू में अनुवाद हो चुका है। कमलेश्वर की अनेक कहानियों का उर्दू में भी अनुवाद हो चुका है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में हुआ था। ठीक है। और उन्होंने 1932 में इनका जन्म हुआ और 1954 के अंदर इन्होंने क्या किया, 1954 के अंतर्गत इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए कर लिया। 1954 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में इन्होंने एमए किया है। और उन्होंने कई सारी फिल्मों की पटकथाएँ लिखी है, उनके उपन्यास पर भी फिल्में बनी हैं। उन्होंने कई सारी जो फिल्में की कहानियाँ तो लिखी, उनके साथ साथ उनके जो उपन्यास हैं उन पर भी कई सारी कहानियाँ बनी हैं, फिल्में बनी हैं, जिसमें इनकी मुख्य मुख्य फिल्में हैं आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा, मिस्टर नटवरलाल जो शाहरुख खान उसकी अमिताभ बच्चन की है, मिस्टर नटवरलाल, सौतन, लैला, राम बलराम, इन्होंने इनकी कई सारी फिल्मों की कहानियाँ लिखी है। ठीक है। और इन्होंने कई लोकप्रिय टीवी सीरियल है चंद्रकांता और दर्पण और एक कहानी जैसे धारावाहिक की पटकथा भी लिखी, यानी कि जो कई सारे सीरियल हैं, जो कई सारे टीवी नाटक है, उनकी कहानियाँ भी इन्होंने लिखी, जिसमें चंद्रकांता है, दर्पण है और एक कहानी है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने वृत्तचित्रों और कार्यक्रम का निर्देशन भी किया है। उन्होंने कुछ छोटे मोटे कार्यक्रमों और जो छोटे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं और छोटे जो कोई शॉर्ट फिल्में होती हैं उनका भी उन्होंने निर्देशन किया है, मतलब खुद देख के बनाई, खुद बनवाई है। और जो 1995 ईस्वी के अंदर 1995 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया, इनको पद्म भूषण दिया गया। और 2003 में इनको कितने पाकिस्तान के लिए 2003 में इनको कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है। और इन्होंने कई सारी जो पत्र पत्रिकाएँ हैं उनका संपादन का कार्य भी किया, कई सारी पत्र पत्रिकाएँ हैं उनके ऊपर संपादन कार्य किया, जिसमें सरिका है, धर्मयुग है, जागरण है और दैनिक भास्कर जो आपका अखबार है उसका भी इन्होंने संपादन किया है। ठीक है। सरिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं। और इन्होंने दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक जैसे महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया है। इन्होंने दूरदर्शन के अंदर अतिरिक्त महानिदेशक जैसा महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया है, यानी एक अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर भी ये दूरदर्शन में रहे हैं। इनके अलावा इन्होंने इनकी कब लगभग 75 साल के जीवन काल में इन्होंने 12 उपन्यास लिखे, 17 कहानियाँ लिखी, 17 कहानी संग्रह 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह और लगभग 100 फिल्मों की इन्होंने कहानियाँ लिख दी। ठीक है, पटकथाएँ लिख दी। जो कमलेश्वर की अंतिम अधूरी रचना थी, लास्ट में जब इनके मरने से पहले एक अंतिम रचना थी जो खाली रह गई थी, अधूरी रह गई थी, उसका नाम है अंतिम सफ़र। ठीक है। अंतिम सफ़र का उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी गायत्री ने तेजपाल सिंह धामा को कहा तो उन्होंने फिर पूरा किया और वो
उस समय की बेस्ट सेलर भी रही। ठीक है, 27 जनवरी को उनका निधन हो गया 2007 में, कमलेश्वर का। और इनकी कहानियों में क्या देखने को मिलता है, जो स्वतंत्रता, मतलब ये क्या था कि आज़ादी से पहले ये हो गया कि हर चीज़ का लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि अंग्रेज है इसलिए ये सब सही नहीं है, और जब वो चले जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब बदल जाएगा। होता है ना कि कुछ चीज़ें अपने पास जब लगता है कि कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है, उस समय अपन कह देते हैं कि यार ये तो अपनी गलती नहीं है, वो तो आजकल समय ही ऐसा है, या फिर मेरा तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे तो भगवान साथ नहीं दे रहा, या फिर सामने वाले की किसी और की गलती निकालते हैं। ये नहीं देखते भाई कि हमने कुछ मेहनत की नहीं तो हम कहाँ से सफल होंगे, या फिर हम कहाँ से कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ये आदमी की जो प्रवृत्ति होती है, उस समय भी यही था कि एक ऐसा माहौल बन गया था आज़ादी से पहले कि जब आज़ादी मिल जाएगी ना तो सब कुछ सुखी समृद्ध रहने लग जाएंगे, और वापस सोने की चिड़िया हो जाएगा भारत देश हमारा, और किसी को फिर कहीं कष्ट वष्ट नहीं होगा, सब बदल जाएगा, एकदम सब भाई भाई की तरह रहेंगे, ये नोन। जबकि हुआ इसका उल्टा। आज़ादी मिली, दो टुकड़ों में भारत बट गया। उसके बाद में भी जो नेता लोग हैं, मतलब कि कई लेखकों ने कहा कि जो अंग्रेज़ हैं उनकी जगह पे जो भारतीय लोग बैठ गए, बस गोरी चमड़ी की जगह काली चमड़ी वाले बैठ गए, पर उनका जो नेतृत्व वगैरह था वो वैसा का वैसा ही रहा। तो इसलिए क्या हुआ कि उसमें जो उस समय के जो लोग थे जिन्होंने ये सोचा था कि भाई आज़ादी के बाद बदल जाएगा, और आज़ादी के कुछ सालों तक बाद में भी कुछ नहीं बदला, तब उनका मोह भंग हो गया इस आज़ादी से। उनको लगने लगा कि ये तो साला कुछ नहीं है, सारा सिर्फ झूठा दिखा हुआ था। एक मृग तृष्णा थी, कि मृग तृष्णा होती है कि कहीं रोड पे आपको या फिर कहीं पे दूर पानी पानी लगता है, फिर वहाँ जाते हो तो वहाँ पानी नहीं होता है, वो मृग तृष्णा होती है। यानी कि हिरण को लगता है कि कहीं जंगल में वहाँ पे पानी है, वो वहाँ तक भाग के जाता है, पानी नहीं होता है, फिर वो आगे दिखता है कि पानी है, वो वहाँ तक जाता है, वहाँ पे भी नहीं दिखता, और ऐसे करते करते उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये मृग तृष्णा है कि आज़ादी के बाद में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन जब उनको पता चलता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदला, सब वैसा का वैसा ही है, और हालत उससे भी बदतर हो गए, तब उनको फिर उस आज़ादी से मोह भंग हो गया कि हमने ये चीज़ें तो नहीं चाहिए थी। इसके बाद में कई कवियों वगैरह ने भी कई कविताएं लिखी, कई सारे मतलब उन्होंने लिखा। इसमें कई लेखकों ने मतलब कवियों ने ये भी कह दिया कि कौन भारत भाग्य विधाता, कौन है वो भारत भाग्य विधाता जिसका हर गुण हर चरना गाता है, जिसका गुण हर चरना गाता है, वो कौन है भाग्य विधाता। और क्या वो आज़ादी क्या कोई मतलब होता है, या फिर तीन थके हुए रंगों का नाम है जिससे एक पहिया ढोता है। तो ऐसे मतलब झंडे के ऊपर भी बोल दे कि क्या आज़ादी सिर्फ कुछ उसका भी कुछ मतलब है, या फिर उसी तीन थके हुए रंगों का नाम है जैसे एक पहिया ढो रहा है, या फिर उसका आज़ादी का कुछ और भी मतलब था। तो ऐसे कई लोगों ने फिर ऐसे वो आज़ादी से मोह भंग के कारण उन्होंने कई सारी बातें कहने लगे। तो इसमें देखते हैं अपन स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, जिसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। जो राजनीति बदली, तो बदलने के बाद में बस यही हुआ कि अंग्रेज जो चले गए, दूसरे राज्य जो अपने भारत के लोग थे उन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया। जब उनका राज आया तो गरीब लोग अपने पास वैसे भी कुछ था नहीं, और गरीबों के पास तो कुछ भी नहीं था। तो इसमें एक वो दुष्यंत सिंह की एक गज़ल का शेर भी है कि कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं एक शहर भर के लिए। कि कहाँ तो ये तय हुआ था कि भाई कि हर घर के रोशनी दी जाएगी, हर घर को दिया जाएगा, हर घर के लिए एक चिराग होगा, मतलब चिराग की रोशनी दिए को बोलते हैं कि हर घर में एक चिराग दिया जाएगा। और कहाँ जो एक चिराग है वो शहर भर के लिए पूरा नहीं हो रहा है, यानी कि एक शहर के लिए भी चिराग मिल नहीं रहा है, तो घर घर को क्या देंगे। तो ये आज़ादी से मोह भंग की स्थिति है। उसके बाद अपन देखते हैं स्वतंत्रता से पूर्व देखे गए सफल, स्वतंत्र प्रांत के बाद टूट गए। लोगों ने ये सपना देखा था भी कि स्वतंत्रता के बाद में, जो आपने चर्चा की थी कि बाद में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन जब आज़ादी मिली तो वो सपने टूट गए। देश विभाजन से व्यक्ति के मन में
व्यक्ति के प्रति घृणा की आग भर दी। जो देश विभाजन हो गया उसके बाद में जो दो लोगों के बीच में जो प्रेम था, आपसी प्रेम, जो अपने अमृतसर में देखा था, शुरुआत में वो आते हैं प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे दंगे वगैरह देख के कोई एक जन है, फिर उसके मन में भी परिवर्तन आता है, फिर दूसरे के अंदर परिवर्तन आता है। ऐसे ऐसे जो आपसी प्रेम था उनके प्रति भी घृणा के रूप में घृणा ने जगह ले ली। और उसके बाद में बेरोजगारी भी लोगों के अंदर बढ़ गई, क्योंकि पहले रजवाड़े वगैरह थे तो बस खेती वगैरह करते थे, और उसके बाद में उनको लगान वगैरह दिया कर उनका काम चलता था। फिर बाद में पूरा जो लोकतंत्र आ गया उसमें पूरा बदल गया, क्योंकि राजा कुछ नहीं है, ये आप सब अपने अपने हक के मालिक हो। या पहले ये था ना भाई, अगर वहाँ की प्रजा भूखी मर रही है तो राजा का कर्तव्य है, और वो कुछ करता था। फिर बदल गया कि आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, हम तो बस देश में हैं। और राजा भी उस समय वैसे ऐसे ही गए थे कि कोई कर नहीं देते, भोग विलास के लोग करना तो लोगों को खुद को ही था, पर उन्होंने सोचा कि आज़ादी के बाद में अपन को कुछ अच्छा हो जाएगा, पर वो हुआ नहीं। शतरंज, भय और अकेलापन, जो आज़ादी के बाद में लोग शहरों में आए रोज़गार के लिए, जब वो शहरों में पहुँचे तो वहाँ पे अकेले रहने की आदत, और कोई था नहीं साथ में, क्योंकि परिवार को वहाँ ले जा नहीं सकते थे काम करने के चक्कर में। खुद के रहने की जगह नहीं हो तो दूसरों को कहाँ लेके जाए, पूरे परिवार को कहाँ लेके जाए। तो परिवार घर पे रह रहा है, आदमी वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, और उससे क्या हुआ, एक अकेलापन, फिर एक डर की भावना, और उससे मनुष्य के अंदर एक तरह से अलग शतरंज की भावना पैदा हो गई। मतलब वो कह रहा है कि अब क्या बचा, क्या है इसमें कुछ। और जीवन की संवेदनाओं, अनुभूतियों और पारिवारिक विघटन, मतलब जीवन में जो संवेदनाएं थी वो ख़त्म होने लग गई, अनुभूतियाँ जो थी वो भी ख़त्म होने लग गई। परिवार जो संयुक्त परिवार वगैरह थे वो टूटने लग गए, क्योंकि लोग बाहर जाने लगे। फिर उनकी भी पत्नियों ने भी जिद करने स्टार्ट कर दी होगी, भैया आप तो हम भी लेके जाओ, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अकेले बैठ के क्या करेंगे भैया। तो परिवार, जो सांस्कृतिक परिवार है वो भी टूटने लगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि छोटे भाई बाहर गया हुआ है काम करने के लिए, तो बड़े भाई ने कह दिया भाई लेके जाओ, हम कब तक खिलाएंगे तुम्हारी बीवी को यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे करके परिवार भी टूटने लग गए। और अंतर्बाहरी जटिलताओं एवं मूल्य संक्रमण की स्थिति का आदि का चित्रण सामान्य है। यानी कि अंदर जो व्यक्ति के बाहर जो सामाजिक जीवन है उसकी स्थिति, परिस्थितियों और मनोस्थिति का, और जो मनुष्य के मन की स्थिति है, मनोस्थिति, उनका भी चित्रण होने लगा कि उसके अंदर भी क्या क्या चीज़ें घटित हो रही है। तो मूल्य संक्रमण, जो मूल्य थे वो टूटने लगे, उनकी जगह नए मूल्य बनने लगे। पहले यह था कि भाई मर भी जाए पर झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। बाद में ये हो गया, पहले साहित्य के अंदर ये होता था ना, जैसे दो पक्ष दिखाए जाते थे, एक सफ़ेद एक काला। यानी सफ़ेद वो जो राम का चरित्र है, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई खराबी नहीं है, आप ढूंढ के ही नहीं दिखा सकते कि भाई ये गलती है, ठीक है। लास्ट में जो वो सीता को लोगों के कहने पे वनवास दे देता है उसको छोड़कर, और रावण में आप गलतियाँ ही गलतियाँ दिखा सकते हो, उसमें कोई अच्छा ही नहीं दिखा सकते। तो पहले के जो राइटर लिखते थे उसमें ये चीज़ें रखते थे कि या तो एक नायक है और एक खलनायक है, ये दो पक्ष लिखते थे, और फिर नायक के द्वारा खलनायक का वध करना या फिर उसको हराना और उसके ऊपर जीत। लेकिन आधुनिक चीज़ों में आप जब पढ़ोगे, आधुनिक मूल्य के अंदर क्या हो गया, ये जो नायक, जो ब्लैक और वाइट का जो अलग अलग था वो मिलके ग्रे हो गया। ग्रे मतलब उसमें न तो कोई भी आदमी, पूरा कोई भी पात्र या फिर कोई भी इंसान, क्योंकि हमारे समाज में भी है, आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई ऐसा इंसान जिसमें कोई गलती न की हो और वो एकदम कभी कोई गलती नहीं की हो, या फिर कोई भी ऐसा बुरा इंसान जिसने कभी कोई अच्छा ही नहीं की हो, उसमें कोई अच्छा ही नहीं देखी हो आपने, ऐसा आप देख ही नहीं सकते। क्योंकि आज के युग में ये चीज़ें हैं कि अच्छाई और बुराई मनुष्य के भीतर रह गई है, दोनों चीज़ें मनुष्य के अंदर देखने को मिलती है। इनका एक मोहन राकेश का एक नाटक है जो कालिदास को भूमिका में बनाकर लिखा गया है, आषाढ़ का एक दिन। वो पढ़ोगे तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ क्या है, जिसको नायक बना रख के समझ रहे थे वो लास्ट में जाते जाते उससे आपको नफरत होने लग जाती है कि ये नायक नहीं हो सकता। तो कमलेश्वर का साहित्य भी उन परिस्थितियों से
अछूता नहीं रहा। उसमें भी उनमें भी वही चीज़ें आई कि आदमी का जो अच्छाई और बुराई का जो भेद था वो ख़त्म होकर एक जैसा हो गया, कि जो आदमी जो समाज में जैसा दिख रहा है वैसा ही आदमी की उसका ही वैसा ही चित्रण होगा। आधुनिक युग बोध व्यक्ति की अनुभूति और संवेदना के आधार पर उन्होंने अभिव्यंजित किया। ठीक है, जो आधुनिक युग बोध था, जो व्यक्ति की अनुभूति थी, भाई आधुनिक युग बोध में व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया, तो उसकी अनुभूति और संवेदना के आधार पर साहित्य में भी वो उसको दर्शाया जाने लगा। कमलेश्वर ने मानव व्यक्ति को आधुनिक स्तर से संबद्ध करते हुए बड़ी आकुलता, सत्रांश, निराशा एवं भावनाओं से कटकर आत्मकेंद्रित किया है। उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य है, जो आधुनिक मनुष्य है, वो ऐसा बदल गया है कि उसमें आकुलता आ गई, मतलब वो जल्दी जल्दी में हर काम करना चाहता है, वो वहाँ से ऊब चुका है, कहीं जाना चाहता है कि यहाँ पर कुछ भी वहाँ से भागना चाहता है, पर मजबूरी में वहाँ पर पड़ा हुआ है। निराशा यानी कि उसमें निराशा का भाव आ गया है कि अब कुछ बचा ही नहीं है ज़िंदगी में, बस यही है कि सुबह टिफ़िन लेके जाओ, वापस आ जाओ और बस ख़त्म। और उनकी भावनाओं से वो आदमी कट गया है, उसके अंदर भावनाएं रही नहीं, वो एक तरह से मशीनी ज़िंदगी जीने लग गया। जब काम भी वही कर रहा है ऑफिसों में वगैरह में मशीनों की तरह, तो वही मशीनी की तरह हो गया वो भी। ठीक है, कमलेश्वर आधुनिक कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। जो आधुनिक कहानी है उसके महत्वपूर्ण लेखक है और वो एक युग दृष्टा कहानीकार है। अपने युग को अपनी कहानियों में उनके युग को देखने को अपन देख सकते हैं। उनकी कहानियों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियों का वर्णन या प्रभाव सहज देखने को मिलता है अपन को उनकी कहानियों में। कोई भी रचनाकार युगीन परिस्थितियों की अपेक्षा कर साहित्य सर्जन नहीं कर सकता। पहले ये होता था कि उस युग की परिस्थितियों को कम चित्रण होता था और बाद में जो कहानियाँ होने लगी उनमें, या कहानियाँ, उपन्यास वगैरह जो भी साहित्य रचा गया उसमें उस समय का आपको युग देखने को मिलेगा। और पहले में ये था कि जो युग ये आदर्शवाद का था तो लोगों ने आदर्शवाद स्थापित करने लग गया। अब नया युग जो आया, ये आज़ादी के बाद में हर चीज़ में नयापन आया। नई कहानी, नई कविता, नई आलोचना, नई नाटक, नए उपन्यास, तो इसमें सब में नयापन आया। और वो नयापन यही था आधुनिक युग बोध में। मनुष्य निराशा से भर गया है, सत्रांश से, अकेलापन, अजनबीपन, अकेले में घुटन, परिवार का टूटना, ये सब चित्रण। और इस नारी शिक्षा के कारण परिवार, स्त्री और पुरुषों के बीच में भेद कम हो गया। नारी पढ़ने जाने लगी तो उन्होंने कहा भाई आप तुम मेरे को दबा नहीं सकते, अब तो कि मैं कहूँगी तुम भी कमा रहे हो, मैं भी कमा रही हूँ, और तुम जो कर सकते हो वो मैं भी कर सकती हूँ। तो फिर उसमें जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो फिर लड़ाई वगैरह होने लग गई, परिवार टूटने लगे इस वजह से। जो कमलेश्वर की कहानियों में समाज का व्यापक और संश्लिष्ट चित्रण हुआ है। जो परिवार समाज है उनका एक व्यापक और अच्छे से चित्रण किया गया है। कमलेश्वर ने आधुनिक परिवेश की कृत्रिमता और खोखलेपन को बेनकाब कर दी, उसे यथार्थ दृष्टि प्रदान की। उन्होंने कहा कि जो आधुनिक परिवेश है उसमें जो कृत्रिमता है, जो मतलब लोग दूसरों को देखा देख करते हैं, फिर ढोंग एक तरह से रच रहे हैं, और उसका खोखलापन अंदर से, मतलब मन में कुछ नहीं है, फिर बाहर से दिखावटीपन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उनकी आज़ादी बाद का परिवर्तन जीवन कमलेश की कहानियों का मुख्य आधार है। आज़ादी के बाद में जो जीवन बदला वो उनकी कहानियों में देखने को मिलता है। जैसे तैसे जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति ही कमलेश्वर की कहानियों का केंद्र बिंदु है। मतलब एक आम आदमी है जो अपने जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहता है, वो उस कहानियों का मेन मुख्य पात्र होगा। आधुनिक जीवन की विसंगतियों के उद्घाटन के साथ आधुनिक युग संदर्भ में मानवीय मूल्यों की खोज उनकी कहानियों की विशेषता है। वो कह रहे हैं कि आधुनिक जीवन की जो विसंगतियाँ हैं, आधुनिक जीवन की जो विडंबनाएं हैं, उनके साथ ही आधुनिक जीवन के जो मूल्य हैं, मानव मूल्य हैं, उनकी खोज की जाए कि भाई आज, पहले तो ये था कि सब झूठ बोलना नहीं है, सच बोलना है, सबका भला करना है, वो समय के युग दृष्ट थे। पर आज के युग में क्या है कि मनुष्य कहता है कि अपना भला हो। वो गाना भी है, क्या है वो, है ना, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। तो वैसे वाली जन चीज़ें हैं कि आज का जो युग है, मनुष्य है, वो ऐसा हो गया है कि उसको औरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने काम के लिए वो स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो उनकी कहानियों की मेन महत्वपूर्ण है। युग में मानव अपना यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत नहीं करता, रचनाकार उसे समक्ष वास्तविक रूप में उजागर करता है। यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत नहीं करता, वो उसका जो वास्तविक रूप है उसमें भी उजागर होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कल दिल्ली की एक मौत में चर्चा करते हैं।
दिल्ली में एक मौत कहानी की, जिसमें आपने देखा था कि कैसे वो उसकी मौत हो गई है। वो बिजनेस टाइकून है। उससे पहले उसने जब शादी की थी अपनी बेटी की, तो कई लोग इकट्ठे हुए थे, और जब उसकी मौत हो गई तो कोई भी उसके अर्थी के आसपास वगैरह कहीं देखने को नहीं मिलता। सब अलग अलग भाग रहे हैं, मतलब गाड़ियों से तैयार होकर वहाँ से निकल रहे, और वहीं से पहले तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए भी निकल जाएंगे। और एक तरह से वो एक इस उसमें एक दिखाया गया है कि एक स्त्री जब फूल रखती है और एक रुमाल निकाल के नाक से रोने, मतलब नाक ऐसे आवाज़ आती है नाक से, तो पीछे सारी स्त्रियाँ भी रुमाल निकाल के वही क्रिया दोहराने लगती है। रोने की वाली नाटक की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। पुरुषों के अंदर ये रोने वाली ऐसी आवाज़ें नहीं आती, पर स्त्रियों में आ रही है, और लगता है जैसे सबसे ज़्यादा दुखी इन्हीं को हुआ है। और वहाँ पे सिगरेटें पी जा रही है, सब तड़क भड़क के अपने कपड़ों के बारे में चर्चा हो रही है। रात को किट्टी पार्टी में जाने की बातें हो रही है कि भाई वो मवानी की जो वासवानी की पत्नी है वो कह रही है कि डार्लिंग शाम को उसकी पार्टी में चलेंगे क्या। और जो लेखक है वो बेचारा उसमें थोड़ा नैतिक मूल्य है, तो वो वहाँ चला जाता है। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि यार मैं भी फालतू आ गया, सब लोग अपने अपने काम निकल गए और मेरी छुट्टी हो गई, मैं भी चला जाता। ठीक है। रोज़मर्रा जो दिल्ली की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अंदर कुछ भी नहीं हुआ, उसकी मौत हो गई है, पर जो दिल्ली की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है वो वैसे ही चल रही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। दीवान चंद की अर्थी निकल रही है। सब शमशान यात्रा में कुल 4-5 लोग 7 लोग चल रहे हैं साथ में, बाकी सब स्कूटर और कार वगैरह से टैक्सी से वहाँ पहुँच गए हैं। मानव की भागदौड़ भरी बनावटी ज़िंदगी का संकेत किया है कि कैसे भागदौड़ वाली बनावटी ज़िंदगी है। दिल्ली में एक राजू चौक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे अगर ऊपर चल के आप आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट खड़े हो जाओ, 10 मिनट क्या 2 मिनट खड़े हो जाओ ना, आपको लगेगा कि क्या क्या ऐसे लोग क्यों भाग रहे हैं, कीड़ी मकोड़ों की तरह भाग रहे हैं उधर से उधर उधर से उधर। तो मैं तो गया था एक बार, तो देख के अजीब सा लगा। आधुनिक जीवन के खोखलेपन को भी खोलते हैं वो, जो आधुनिक जीवन का खोखलापन है उसको भी खोलते हैं।